तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द जो है, इसकी सबसे पहले शुरुआत के बारे में यदि मैं बात करूं कि कंप्यूटर कहां से आया है, और यदि मैं बात करूं कि कंप्यूटर का उद्गम कैसे हुआ, कंप्यूटर अपने असली अस्तित्व में कैसे आया है, तो आज हम इसी के बारे में जानना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चित्र से आप चित्त परिचित होंगे हमेशा की तरह कि ये क्या है, ये एक कंप्यूटर है। अब यदि मैं बहुत बेसिक से इसके बारे में बात करना शुरू करूं, तो एक वर्ड सबसे पहले हमारे सामने निकल कर आता है जिसका नाम है कंप्यूट। कंप्यूट वर्ड जो है, सबसे पहले हम इसके मीनिंग को जानेंगे। कंप्यूट का मतलब होता है गणना करना, गणना करना या किसी भी चीज़ को कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना। यही हमारे एक बेसिक कंप्यूटर की सबसे पहली नीड थी। हम ये कह सकते हैं कि यदि हमारे लाइफ में आज कंप्यूटर एक अहम भूमिका निभा रहा है, तो उसके पीछे सबसे पहला जो, जैसे मैं यदि बात करूँ तो सबसे बेसिक, यदि मैं पहले कंप्यूटर की बात करूँ तो वो क्या हो गया था, एबेकस। क्योंकि हम उस समय पर एबेकस की सहायता से ही गणना कर रहे थे, और हमने इसको बाद में धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए, इसका एवोल्यूशन करते हुए बाद में एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया जिसका नाम हमने कंप्यूटर रखा। तो अब हम जानते हैं ये कंप्यूट शब्द आया कहाँ से। कंप्यूट शब्द दोस्तों आया था लैटिन भाषा से। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मायना मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका मतलब था गणना करना। अच्छा, यदि मैं इसी कंप्यूटर के बारे में और आगे बात करूँ तो इन शख्स को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। एक्चुअली हमारा पूरा का पूरा बचपन, जो हमारे कंप्यूटर की एक बुक आती थी, उसके ऊपर इनका एक बहुत बड़ा फ़ोटो बना हुआ आता था। ये जो है चार्ल्स बेबेज इनका नाम है, और यही कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं, या फादर ऑफ कंप्यूटर आप इन्हें बोल सकते हैं। कि यही जो है ये इन्होंने ही सबसे पहली बार एबेकस को मॉडिफाइड करके एक ऐसा संगणक बनाया था, एक ऐसा कंप्यूटर बनाया था जिससे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मतलब जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चारों चीज़ें इसके द्वारा करी जा सकती थी। अब चूंकि ये जो कंप्यूटर था, ये एक तरीके से, अब ये जब एबेकस के दौर में हम थे तब तो ये हाथ से चलाया जा रहा था, बिना बिजली के चलाया जा रहा था। पर जैसे ही इसके अंदर चार्ल्स बेबेज ने एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन डाल दिया, अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक इंजन के रूप में कार्य करने लगा, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गया, और इसीलिए हमने इसका नाम क्या कर दिया, कंप्यूटर। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। हम इसीलिए इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, यदि मैं कंप्यूटर को बहुत अच्छे शब्दों में यदि डिस्क्राइब करना चाहूँ तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन है, एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि आंकड़ों को लेकर एक सार्थक सूचना के रूप में हमें वापस देती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर में टाइप करा 1+1, तो कंप्यूटर हमें इसका आउटपुट देता है क्या, 2। तो ये एक तरीके से क्या हुई, एक सार्थक सूचना हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली एग्ज़ाम्स जो हैं वो आपसे यही जानना चाहते हैं कि आपको कितनी गहराई से नॉलेज है। जैसे यदि मैं आपसे बात करूँ कंप्यूटर, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ क्लिक होनी चाहिए कि कंप्यूटर मतलब ये किसी न किसी वर्ड से बना हुआ होगा, तो ये कंप्यूट वर्ड से बना है। और ये जो कंप्यूट वर्ड है, ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और इसी लैटिन भाषा के शब्द का मतलब क्या होता है, गणना करना। तो अब यदि मुझे कोई भी पूछेगा कि कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं बता सकता हूँ कि भैया कंप्यूटर जो होता है वो कंप्यूट करने के लिए बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर हम कुछ आंकड़े देकर एक प्रोग्राम के द्वारा अर्थपूर्ण सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, या कंप्यूटर हमें परिवर्तित करके ये देता है। अच्छा, कंप्यूटर के जनक कौन थे या पितामह कौन थे, तो वो थे कौन, चार्ल्स बेबेज। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर किस किस
टाइप के रहे हैं और कैसे कैसे कंप्यूटर, आज हम जिस कंप्यूटर को चला रहे हैं वो कैसे हमारे पास तक पहुंचा है। तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है इसके अंदर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर्स। तो दोस्तों हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है वो अलग अलग पीढ़ियों में बना है, धीरे धीरे कोई भी चीज़ इवॉल्व होने में समय लगता है। तो ऐसे ही हमारा ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था ये पहली बार 1942 में इवॉल्व किया गया था या लाया गया था, आप ये बोल सकते हैं, इसका आविष्कार हुआ था। तो एक्चुअली सबसे पहली बार एबेकस जो है वो लगभग 1602 के आसपास आया था, 1602 में आ चुका था। पर इसी की नीड को आगे देखते हुए हमने यही नॉन इलेक्ट्रिकल डिवाइस को बाद में इलेक्ट्रिक डिवाइस बनाया और इसको एक ऑटोमेटिक डिवाइस में हमने कन्वर्ट करा कि जो कि ऑटोमेटिकली गणनाएं कर सके। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। सबसे पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दोस्तों आया था 1942 से लेकर 1955 के बीच में, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये इस प्रकार के कुछ वैक्यूम ट्यूब के द्वारा चलता था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बार जब कंप्यूटर बना तो इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करा गया था। ये वैक्यूम ट्यूब और कुछ नहीं, आप इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरीके के निर्वात ट्यूब थे। ये एक तरीके के निर्वात ट्यूब हैं। निर्वात ट्यूब का मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसके अंदर हवा पास ऑन नहीं हो सकती, जिसके अंदर हवा आ जा नहीं सकती, इसको हम निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब बोलेंगे। अच्छा, इन्हीं वैक्यूम ट्यूब के द्वारा जब ये कंप्यूटरों को बनाया जाता था तो इनका आकार जो था ना, ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे। ये आकार में बहुत ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। कई बार तो एक एक कमरे के बराबर इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता था। अच्छा, अब चूंकि ये आकार में बड़े हैं और इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है तो इसके अंदर जो भाषा थी, चूंकि हम बहुत, जैसे एक बच्चा होता है ना तो शुरू में तोतला बोलता है, मतलब निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग करता है, तो वैसे ही कंप्यूटर भी अपने शुरुआती दौर में बहुत निम्न स्तरीय या लोअर लैंग्वेज या निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया करते थे। कुल मिला के और कुछ नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस कंप्यूटर जो थे वो बहुत बेसिक भाषा में चल रहे थे, क्योंकि तब हमें भी इतनी ज़्यादा उस चीज़ की पहचान नहीं थी कि ये कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसके अंदर क्या हुआ कि भाषा की हमने बात कर ली, अब बेसिक सी बात हम यही पूछेंगे कि भाई स्टोरेज कैसे होते थे इसके अंदर। तो स्टोरेज हमेशा इसके अंदर करा जाता था पंच कार्ड या पेपर टेप के द्वारा। ठीक है, पंच कार्ड और पेपर टेप आपने देखा होगा। पेपर टेप मोस्टली डॉक्टर जो हैं इनका प्रयोग करते हैं। कई बार जब बॉटल लगती है तो उसके ऊपर पेपर का एक टेप लगाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे इसके ऊपर डाटा स्टोर करा जाता था, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। क्या होता था कि चूंकि ये है तो एक कैलकुलेटर, हमको इसमें क्या चाहिए, कैलकुलेट करने के लिए बस एक माध्यम चाहिए कि ठीक है हम 1+1 लिख रहे हैं। तो क्या होता था, एक टाइप का ऐसा एक पंच कार्ड बना हुआ आता था जिसके अंदर छोटे छोटे छेद होते थे। अब जैसे हमने कंप्यूटर को निर्देश दिया कि 1+1 बताओ क्या होता है, तो वो क्या करता था कंप्यूटर, इस पे डाटा स्टोर करने के लिए कि हमने उसमें पंच कार्ड डाला तो वो इसमें से कोई दो गोले को उसमें छेद कर देगा। तो इससे क्या आउटपुट हमें प्राप्त हो गया कि भैया ठीक है 1+1 क्या होता है, 2 होता है। इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट प्रोसेस हुआ करता था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर या प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। तो आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। एक बार फिर से देखते हैं, पहली जनरेशन में क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब आए। वैक्यूम ट्यूब जो थे ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आए। हालांकि ये आकार में बहुत बड़े बड़े होते थे कंप्यूटर, इसीलिए इनमें निम्न भाषा का प्रयोग किया जाता था। और स्टोरेज के लिए इसमें पंच कार्ड या पेपर टेप का प्रयोग किया जाता था। और ये 1942 से लेकर 1955 तक बहुत ज़्यादा प्रचलन में रहे। आइए दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको कि ये किस टाइप के होते थे। इस टाइप के बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर, ये पूरा कंप्यूटर नहीं है, ये जो है ये असल में सिर्फ इसका CPU है। देख पा रहे हैं आप कि कितना बड़ा एक पूरा सेटअप जमाना होता था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो प्रथम पीढ़ी की जो कंप्यूटर्स हैं इसके कुछ एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। मार्क 1 टाइप ऑफ कंप्यूटर और यूनिवेक भी एक कंप्यूटर रहा है फर्स्ट जनरेशन में। आइए दोस्तों अब अपन चलते हैं सेकेंड जनरेशन में। तो अपन ने जैसे फर्स्ट जनरेशन में देखा कि वैक्यूम ट्यूब्स आए,
अब यहाँ पर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर शुरू होती है 1956 से लेकर 1965 तक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि अब इसमें सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस करे जाएंगे सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, जिसको यदि मैं बोलूँ हिंदी में तो ये अर्धचालक होते थे, अर्धचालक ट्रांजिस्टर होते थे। अर्धचालक कैसे होते थे, आप इसमें देख पा रहे हैं, इसकी ऊपर की बॉडी जो है ये प्लास्टिक मटेरियल है और यहाँ पर एक मेटल है, यहाँ धातु है। तो इस हिसाब से ये पूरा चालक ना होते हुए क्या हुआ करता था, अर्धचालक हुआ करता था। अच्छा, एक उसी समय पर एक लेबोरेटरी हुआ करती थी जिसका नाम था बेल लेबोरेटरी। बहुत अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों, बेल लेबोरेटरीज़। बेल लेबोरेटरीज़ ने इनको सबसे पहली बार हमारी आज़ादी वाले वर्ष में 1947 में सबसे पहली बार ट्रांजिस्टर्स को बनाया था, सेमी कंडक्टर ट्रांजिस्टर्स को बनाया था, जिसको हम अर्धचालक भी बोलते थे। ये एक तरीके की अर्धचालक धातुओं से ही बना होता था, ठीक है। अच्छा, ये जो इसके ये नीचे 3 अलग अलग आप पॉइंट देख रहे हैं, तीनों असल में अलग अलग हैं। एक इमीटर होता था, एक कलेक्टर होता है और एक इसका बेस होता है। यहाँ से ये यदि मान लीजिए कि ये एक जो कोना है, ये एक कोना पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो बीच वाला कोना इसका बेस बना रहा है और तीसरा वाले कोने से हमको आउटपुट मिल रहा है। इतनी ज़्यादा छोटी चीज़ के अंदर और इतना सब कुछ डाल देना ही उस समय में अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा, ये छोटा तो नहीं था कंप्यूटर, इसका आकार जो था ये पर पिछले वाले कंप्यूटर की अपेक्षा में देखा जाए तो कुछ छोटा था पिछले कंप्यूटर की। अभी आने वाले तो और छोटे होंगे, पर प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की अपेक्षा में इसकी जो साइज़ था, इसका जो एरिया ये कंज्यूम करता था, ये बहुत कम करता था एरिया, और ये छोटा था और इसकी स्पीड पिछले वाले की अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करती थी। ये तो अपने आप में लाजमी सी बात है कि हम यदि माने कि आज से 4-5 साल पहले जो हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, अब आने वाले मोबाइल फ़ोन की स्पीड्स जो हैं वो और ज़्यादा अच्छी होते जा रही है। तो ऐसे ही ये पूरी की पूरी पूरे के पूरे विकास क्रम को आप देखेंगे कि इसके अंदर कंप्यूटर की स्पीड जो है वो अच्छी होते जाएगी। अब हम देखेंगे इसके आगे कि अब जबकि चूँकि इसका साइज जो है, आकार जो है पहले वाले की अपेक्षा थोड़ा छोटा हो गया है, तो अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये अब इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत का कंजप्शन जो है वो एकदम कम कर देंगे। ये एकदम कम विद्युत में ये काम करेंगे, हालांकि नए वाले की तुलना में नहीं, पर प्रथम पीढ़ी की तुलना में ये कम बिजली में काम करेंगे। अच्छा, इसके आगे हम देखेंगे कि अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए पहली बार असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाएगा। असेंबली भाषा क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, पर इसको अभी आप ऐसे ही याद कर लीजिए, जब हम भाषाओं वाला पार्ट पढ़ेंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे। पर असेंबली भाषा जो है इसका यहाँ पर पहली बार यूज़ करा गया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर जो होते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो होते हैं, इनको बनाने के लिए पहली बार असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पर फिर से मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क, इन दोनों का प्रयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पर इससे पहले पंच कार्ड और पेपर टेप का यूज़ करा जा रहा था। अब यहाँ पर सबसे पहली बार मैग्नेटिक टेप का, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाएगा। काय के लिए? स्टोरेज के लिए। इसमें सूचना को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाएगा, ठीक। यदि मैं इसके बारे में बात करूं तो ये पिछले वाले से थोड़ा सा छोटा दिखता था। ये कुछ इस तरीके का दिखता था, जहां हम देख रहे थे कि एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरे कमरे के बराबर होती थी। और यदि मैं इस पिक्चर की बात करूं तो इसके अंदर अब आप देखेंगे क्या कि ये जो इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये यहीं पर लग गई है। इसका सीपीयू जो है ये एक छोटे से एरिया में आ गया, पर चूंकि ये फिर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, पर यदि देखा जाए पहले वाले की तुलना में, पहली पीढ़ी की तुलना में, तो ये फिर भी ठीक है। इसके आगे आते हैं, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अब यहाँ से शुरुआत हो गई काय की
थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। अब इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की शुरुआत होती है 1966 से लेकर 1975 तक। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये 1966 में आ गया तो 75 तक कैसे, तो वहाँ तक ही चला फिर इसके बाद बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि 1966 में पहली बार इसमें कोई नई चीज़ लगाई गई। जैसे पहले वैक्यूम लगाए गए, वैक्यूम ट्यूब्स, तो सेकेंड पीढ़ी में पहली बार इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया। तो अब यदि कोई नई प्रणाली आएगी, मान लो एंड्रॉयड सिस्टम आया, तो आज हम इतने समय बाद एंड्रॉयड 1, 2, 3, 4 करते करते हम एंड्रॉयड 13 की बात कर रहे हैं, और एक साल बाद हो सकता है एंड्रॉयड 14 की भी हम बात करें। सेम यही चीज़ें हो रही है, इसलिए इनको मैक्सिमम 10-10 साल का टाइम लगा है। यदि हम देखें तो सबसे पहली पीढ़ी का कंप्यूटर 1942 से 1955, सेकेंड 1956 से 1965, अब ये 1966 मतलब 1966 से लेकर 1975 1975 तक रहेगा। अब यहाँ पर पहली बार यूज़ करा जाएगा किसका? आईसी चिप्स का। ये जो आईसी चिप्स होती है ये भी एक तरीके का सेमीकंडक्टर ही है, पर अब इसको क्या किया जाएगा कि एक तरीके से एक बोर्ड में इन दोनों चिप्स को, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से इसको इंटीग्रेटेड सर्किट को लगाया जाएगा एक बोर्ड के अंदर। अब चूंकि जब ये एक बोर्ड के अंदर काम करेंगे ना, तो ये इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ट्रांजिस्टर्स नहीं है, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर ये आईसीज भी हैं, कुछ ट्रांजिस्टर्स भी हैं, सारी चीज़ें मिलजुल कर जब काम करेंगी तो यहीं से हमारा तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर आ जाएगा। आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि पहली पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर, अब हम तीसरी पीढ़ी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट या इंटीग्रेटेड चिप्स का, आईसी चिप्स का प्रयोग किया जाएगा। अच्छा, ये जो आईसी चिप्स थी, जैसे बेल कंपनी ने सबसे पहली बार 1947 में ढूंढा था ट्रांजिस्टर को, ऐसे ही आईसी चिप्स जो थी वो सबसे पहली बार जैक किल्बी ने ढूंढी थी, सबसे पहली बार जैक किल्बी ने ढूंढी थी। और ये जो जैक किल्बी थे, इन्होंने सबसे पहली बार आईसी का जब आविष्कार किया, तो असल में इंटीग्रेटेड सर्किट इसके नाम से ही पता चल रहा है, आईसी चिप के नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन्हीं दो चीज़ों का इंटीग्रेशन कराएगी। मान लो कोई 2 है और कोई 1 है, यदि मैं सही एग्जांपल लूँ तो मान लो कोई ए है एंड कोई बी है, इनका आपस में इंटीग्रेट करेगी, इनका कनेक्शन जमाएगी, इसीलिए इसको हम आईसी चिप बोलते हैं। तो अब चूंकि कनेक्शन जमाने की बात हो ही गई है, तो कंप्यूटर के अंदर कनेक्शन कैसे जमा पाएंगे आप? कंप्यूटर के अंदर 2 डिवाइस होते हैं, एक होते हैं इनपुट डिवाइस और दूसरे होते हैं आउटपुट डिवाइस। तो अब इनको भी बना लिया गया था, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट या आईसी चिप जो थी ये आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि इनपुट डिवाइस के रूप में यहाँ पर पहली बार कीबोर्ड को बना लिया गया, और आउटपुट डिवाइस के लिए यहाँ पर मॉनिटर को बना लिया गया। जब कीबोर्ड और मॉनिटर आपस में यदि मैं बात करूं कि हमने यहाँ से कोई चीज़, आज जो आप कंप्यूटर देखते हैं, तो हम यदि बैठे हुए हैं और हमने कीबोर्ड से 1 दबाया, तो मॉनिटर हमको आउटपुट में उस पर 1 दिखा रहा है। तो इसके बीच का इंटीग्रेशन करने के लिए ही सबसे पहली बार आईसी चिप को बनाया गया था, कि ये एक इंटीग्रेशन कर दे आउटपुट डिवाइस का इनपुट डिवाइस में, और यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ोतरी करने के लिए अब क्या हुआ कि मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया 1, पर चूंकि वो थोड़ा सा स्लो जा रहा है, मान लीजिए कि थोड़ा सा स्लो टाइप हो रहा है, तो हमने क्या करा, उसके स्पीड में बढ़ोतरी के लिए पहली बार थर्ड जनरेशन में हमने यूज़ करा रैम का। रैम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का काम होता है कि आपके कंप्यूटर की गति में ये वृद्धि करे, क्योंकि ये क्या करती है, एक तरीके से रैम जो है वो आपका डाटा जब तक आप सेव नहीं कर रहे हैं तब तक के लिए कुछ समय के लिए अपने अंदर इस डाटा को सेव करके रखती है ये, और जब तक कंप्यूटर चालू है तब तक आप, यदि आपने सेव नहीं भी किया है किसी डॉक्यूमेंट को, तो आप उसको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करके बार बार देख सकते हैं। इसीलिए रैम यहाँ पर पहली बार लगा दी गई। इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ें तो इसके अंदर और क्या नई चीज़ आई, अब यहाँ पर भी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का ही प्रयोग हो रहा है। स्टोरेज जो है मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। स्टोरेज करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर भी सेम वही सेकंड पीढ़ी वाली चीज़ों का, ठीक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का। पर अब यहाँ से एक नई चीज़ आई,
अब यहाँ पर निम्न स्तरीय भाषा नहीं चलेगी, अब यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा का यूज़ करा जाने लगा। किसका यूज़ करा जाने लगा? उच्च स्तरीय भाषा का उपयोग करा जाने लगा, जहाँ पर सबसे पहली बार पास्कल और सी लैंग्वेज आई। सी प्लस प्लस ये बाद में हुई है, सी लैंग्वेज आई और एक बेसिक लैंग्वेज आई। ये 3 लैंग्वेज जो थी ये थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में आई है सबसे पहली बार। याद रखिएगा, शुरू के 2 जो कंप्यूटर है, 2 जनरेशन जो हैं, इनके अंदर निम्न स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर तीसरी पीढ़ी से सबसे पहली बार उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया गया। उसमें 3 भाषाएं थी, पास्कल, सी और बेसिक। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो है वो आपका कुछ इस टाइप का दिखना शुरू हो गया था। मतलब अब हम देख रहे हैं आप बहुत ध्यान से कि अब हम मॉडर्न कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अब चतुर्थ पीढ़ी या 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसी के 10 साल बाद क्या हुआ साहब? 1976 1989 में पहली बार अब बना दिए गए माइक्रो प्रोसेसर। याद आया कुछ? माइक्रो प्रोसेसर, बिल गेट्स, माइक्रो कंप्यूटर, ये सारी की सारी चीज़ों का अब दौर आ गया है। अब यहाँ पर रॉबर्ट्स और बिल गेट्स 2 लोग थे, ये याद रखिएगा इन दोनों का नाम। एड रॉबर्ट्स एवं बिल गेट्स, रॉबर्ट्स एवं बिल गेट्स, ये 2 लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार ये बोल सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का आविष्कार किया माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ करके। और ये जो माइक्रो प्रोसेसर था, माइक्रो प्रोसेसर का जो विकास था, इस माइक्रो प्रोसेसर, यदि मैं ये बोलूँ कि किसको हम सबसे पहला श्रेय देंगे इसको बनाने का, तो इनका नाम था एम.ई. हॉफ। इसका नाम याद रखना कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 4th जनरेशन आते आते बिल गेट्स आ गए थे। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बिल गेट्स जो है, उनकी कंपनी जो है वो सबसे बड़ी माइक्रो कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी थी। अब ये मत सोचिएगा कि माइक्रो कंप्यूटर मतलब एकदम छोटे छोटे कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इसलिए बोला गया क्योंकि पहली पीढ़ी में जब एक कमरे के बराबर कंप्यूटर था, और आज हम कंप्यूटर को हमारे डेस्क पे रख रहे हैं या हमारे हाथ में पकड़ रहे हैं, तो ये क्या है? माइक्रो कंप्यूटर ही हुआ। उसकी तुलना में तो माइक्रो कंप्यूटर हुआ। तो यहाँ पर अब सबसे पहली बार माइक्रो प्रोसेसर आए। अच्छा, एक और चीज़ इसमें याद रखने वाली ये है कि पर माइक्रो प्रोसेसर के आ जाने से आईसी चिप या ट्रांजिस्टर नहीं हटा। आईसी चिप भी अभी भी वहीं पे लगी हुई है और ट्रांजिस्टर भी लगा हुआ है, पर अब उसके साथ साथ नई एक चीज़ आ गई जिसका नाम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर युक्त कंप्यूटर को ही हम क्या बोलते हैं? किस टाइप का कंप्यूटर है ये? माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर है। अभी के हमारे जितने कंप्यूटर हैं इनको हम माइक्रो कंप्यूटर बेशक बोल सकते हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, माइक्रो कंप्यूटर के यदि मैं उदाहरण के बारे में बात करूं, कुछ एग्जांपल के बारे में बात करूं, तो डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप्स हो गए, आपके पाम टॉप हो गए, आपके ये बोल सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स हो गए। ये ऐसे सारे के सारे संगणक जो कि जिनका साइज छोटा है और स्पीड तेज है। तो इनका साइज छोटा था, इसीलिए अब हम इनको टेबल्स पर रखकर घर में यूज़ करने लगे। नहीं तो पहले स्पेशली इन कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज़ और बड़े बड़े संस्थानों में किया जाता था। अच्छा, अब यहाँ से हमारी 2 नई टर्म आती है। 2 नई टर्म, इन 2 टर्मों को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ASI, इसको बोला गया लार्ज, LSI जिसको बोला गया लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब कि अब क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ, उससे पहले आप VLSI इसका फुल फॉर्म और देख लीजिए। इसका मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि मैं इसके बारे में बात करूं कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो देखिए लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो रहा है। मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि हमारी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर एक जो आईसी है वो प्लस ट्रांजिस्टर जो है, आईसी जिसमें से मेन जो चीज़ है, इसके अंदर क्या हो रहा था कि
इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ये इंटीग्रेट कर रही थी, आपस में जोड़ रही थी। तो अब यहाँ पर क्या होने लगा चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर के आने के बाद, कि अब ये एक साथ बहुत सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ सकता है। इसलिए हमने यहाँ पर दो नए टर्म देखे, LSI और VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इन दो टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कई बार फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं। आगे हम देखते हैं क्या हो रहा है। अब यहाँ पर सबसे पहली बार कंप्यूटर का यूज़ करा जा रहा है नेटवर्किंग के लिए। किस चीज़ के लिए यूज़ करा जा रहा है कंप्यूटर का? नेटवर्किंग के लिए। अब इसमें भी दो नए टर्म आ गए, एक आ गया लेन और एक आ गया वेन। लेन जो है इसको बोला गया कि ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ये है वाइड एरिया नेटवर्क। ऐसे ही ये जो दो टर्म थे, जब ये अस्तित्व में आए, या हम ये बोल सकते हैं कि जब नेटवर्किंग आई, तो सबसे पहले हमारे पास बस ये दो ही टाइप के नेटवर्क, और इसमें आज भी यही बेसिक यदि हम टाइप देखें तो दो ही टाइप के नेटवर्क होते हैं। लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, एंड वेन मतलब हमारा वही WWE, आपका सबका प्यारा इंटरनेट, वाइड एरिया नेटवर्क, जिस पे अभी आप एक्सेस करके क्लास देखने वाले हैं यूट्यूब पे। तो ये क्या हुआ? एक तरीके का वाइड एरिया नेटवर्क कि बहुत बड़ा नेटवर्क है। और लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क की मतलब मान लीजिए कि मुझे हरदा में ही कोई एक विशेष नेटवर्क को आपस में कंप्यूटर्स को जोड़ना है, सिर्फ हरदा के, तो मैं एक लोकल एरिया नेटवर्क बना सकता हूं, कि जिसके द्वारा मैं आसानी से हम हरदा के लोग जो हैं, एक जगह के लोग जो हैं, वो आपस में, हरदा एक्चुअली मेरे शहर का नाम है, तो हम यही जो है आपस में क्या कर सकते हैं, हमारे डाटा को आदान प्रदान कर सकते हैं। तो ये हो गया एक तरीके का लोकल एरिया नेटवर्क। जबकि मैं बात कर रहा हूँ कि वाइड एरिया नेटवर्क, तो वो हमारा हो गया WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, एक तरीके का जाल जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। आया समझ में? इसके बारे में हम आगे नेटवर्किंग वाले पार्ट में बात करेंगे और ज़्यादा गहराई से। तो अब हमारा ये जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ये कुछ इस तरीके के अब हमने बनाए। तो 1976 में ये कुछ इस टाइप का दिख रहा था, पर 1999 तक आते आते ये कुछ इस टाइप के लैपटॉप्स में भी आना शुरू हो गया। ये जो बीच में एक इमेज है, ये माइक्रो प्रोसेसर की इमेज है। अब यदि हम देखेंगे कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो अब इसका यूज़ क्या था? यहाँ पर इसके दो सबसे मेन यूज़ करे गए, कि सबसे पहला इसका उपयोग जो था वो करा गया नेटवर्किंग के लिए, आपस में डाटा को शेयर और कम्युनिकेशन के लिए इसका उपयोग करा गया। और दूसरा सबसे ज़्यादा उपयोग हम लोग सब मनोरंजन में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो मल्टीमीडिया का कंजप्शन करा गया। मल्टीमीडिया के अंदर दोनों आ जाता है, दोनों से मतलब कि ऑडियो, चाहे आप गाना सुन लो, ऑडियो या वीडियो, AV करके बहुत सारे उसमें लिखा रहता है ना, ऑडियो वीडियो, तो ये दोनों के यूज़ में आने लगा। और अब यहाँ तक आते आते हमारी ये चुंबकीय टेप जो था, मैग्नेटिक टेप जो था, अब स्टोरेज के लिए हम यहाँ पर एक अलग चीज़ का यूज़ करने वाले हैं। अब हम स्टोरेज के लिए यहाँ पर पहली बार अब हम यूज़ करने वाले हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी या अर्धचालक मेमोरी का। सेमीकंडक्टर मेमोरी या अर्धचालक मेमोरी का हम यहाँ पर पहली बार उपयोग करने वाले हैं। अब अर्धचालक मेमोरी मतलब वही हमारी पुरानी जो फ्लॉपी डिस्क टाइप, यदि उसका सबसे बेस्ट मुझे उदाहरण लेना है तो मैं फ्लॉपी डिस्क बोलूँगा। क्यों? ऊपर की कोटिंग प्लास्टिक की, फ्लॉपी जो होती थी वो कुछ इस प्रकार की ऐसे होती थी, बीच में से ऐसा एक फ्लॉपी ड्राइव पहले डला हुआ आता था कंप्यूटर में, पहले के जो कंप्यूटर होते थे। या आप ये ध्यान से देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा ये जो बना हुआ ना, इसमें CD नहीं, इसमें फ्लॉपी लगाई जाती थी तब। और उसको भी अर्धचालक मेमोरी इसलिए बोला गया क्योंकि उसके ऊपर की जो कवरिंग थी वो प्लास्टिक की हुआ करती थी, जबकि अंदर एक टाइप का मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक ही आप उसको वो बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक माध्यम से ही ये हो रहे थे। और इस टाइप से कुछ हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम जाते हैं सबसे लास्ट और सबसे लेटेस्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले पार्ट पर, कि हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आता है। अब हमने पिछले वाले और इस वाले कंप्यूटर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, पर चूंकि 1990s के बाद से अब वो जो हमने पिछली जो टर्म पढ़ी थी ना, LSI और VLSI,
लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ये वेरी लार्ज से हो गया है ULSI, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर अब दो नए टर्म आ गए फिर से, VLSI, ये जो LSI था ये हो गया ULSI, और VLSI जो था अब ये कन्वर्ट होके हो गया क्या, SLSI। मतलब कि अब हम विथ वायर, विदाउट वायर और बहुत सारी चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके या इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं संगणक का या कंप्यूटर का। समझ पा रहे हैं? अब यहाँ पर ULSI, पहले LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा था और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा था, पर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के आते से ही क्या हो गया, यही अल्ट्रा लार्ज। अब क्या हो गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और SLSI का फुल फॉर्म है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक। तो अब फोर्थ जनरेशन, यदि कोई भी पूछे कि फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या डिफरेंस है, तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में LSI और VLSI था, मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। पर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आते आते क्या हो गया, ये सुपर लार्ज स्केल और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ पर एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि अब हमने क्या करना शुरू कर दिया, 1990s के बाद से बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि वो मूवी लगी है, उसकी CD ले आओ, उसकी DVD ले आओ, तो हमने यहाँ पर CD और DVD का उपयोग करना शुरू कर दिया। किस चीज़ के अंदर, स्टोरेज के लिए। एक्चुअली यदि आप देखेंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क भी होती थी तो उसके अंदर बहुत सारी ब्लू रे डिस्क जिसको हम बोलते थे, या DVDs जो थी, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक साथ लगा दी जाती थी और उसी को कंबाइन रूप से हम क्या बोलने लगते थे कि ये क्या है, ये हार्ड डिस्क है। असल में उसके अंदर भी DVD होती थी, यदि आप उसको खोल के देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारी DVD या ब्लू रे डिस्क जो होती है ये मिल जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर स्टोरेज के लिए तीन चीज़ों का प्रयोग करा गया, CD, DVD और ब्लू रे डिस्क। इसी के साथ साथ अब नेटवर्किंग क्षेत्र में यहाँ पर पहली बार अब आ गया, ईमेल ने दस्तक दे दी कि भैया हम भी आ गए हैं अब गेम में, अब ईमेल का उपयोग करिए आप। और यहाँ पर वही जो हम फोर्थ जनरेशन में बात कर रहे थे, लेन और वैन, तो यहाँ पर अब वैन पूरी तरीके से आ चुका है, WWW, जिसको बोला गया है क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोला गया इसको, वर्ल्ड वाइड वेब। और अब जो सबसे ज़्यादा इस हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ करा जा रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा इसका यूज़ कर रहे हैं हम अभी AI के लिए। AI क्या होता है इसको भी समझना ज़रूरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बुद्धि बना रहे हैं हम क्या बना रहे हैं, एक तरीके से कृत्रिम बुद्धियाँ, कृत्रिम, आप ये बोल सकते हैं कि एक कृत्रिम तरीके से हम किसी को ज़िंदा कर रहे हैं, उसके अंदर सेंसर्स डाल रहे हैं, ये बोल सकते हैं। जैसे बहुत सारे रोबोट्स हैं, आपने वो मूवी देखी होगी, रोबोटिक्स पे पूरी बेस है, रजनीकांत की जो आई थी रोबोट, एक्चुअली 2 मूवीज आई थी। तो और आप कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं तो उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, जिनको एवेंजर्स पसंद है उन्हें पता होगा कि टोनी स्टार्क, उसका AI जार्विस तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो ये सब मूवीज़ भी साइंस फिक्शन मूवीज़ इसीलिए कहलाती क्योंकि ये उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हम इसके और आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर इसके सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि अब यदि देखा जाए तो कंप्यूटर सिर्फ 2 ही भागों में रह गए हैं। एक तो PCs जो कि पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, जो हमारे टेबल पर हैं, जो आप और हम यूज़ कर रहे हैं, और दूसरे हैं सुपर कंप्यूटर जो कि किसी विशेष काम के लिए या कोई विशेष गणना या बड़ी बड़ी एजेंसियों के द्वारा इनका यूज़ करा जाता है, तो वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसी तरीके से हमारी ये पाँचों की पाँचों जो है कंप्यूटर की पीढ़ी यहाँ पर समाप्त होती है। अगली क्लास में मैं आपको इसका पहले रिवीजन कराऊंगा क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो चुकी है, और इसके बाद में हम इसके आगे के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमको इसके बाद पढ़ना है कंप्यूटर के भाग, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स। थैंक यू।